जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। मैं अनीता पांडे, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अर्थशास्त्र अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ये चैप्टर है हमारा कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का, और इसमें आज हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के बारे में। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर जो मैंने लिए हैं ये कई पुस्तकों से छांट करके लिए हैं। ये किसी एक पुस्तक में आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए इन प्रश्नोत्तर को आप बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में लिखें और इनको बार बार पढ़ें ताकि ये आपको याद हो जाएं और आप जो है अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। ये जो प्रश्नोत्तर हैं ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अतः आप इनको जरूर से जरूर याद करें और इनको बार बार पढ़ते रहें ताकि ये आपको भूले नहीं। तो चलिए अपनी कक्षा की तरफ चलते हैं। अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर है। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है सही विकल्प। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है विभिन्न देशों के बीच संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। प्रश्न को हमको ठीक से पढ़ना है और कोई भी प्रश्न अगर हमको समझ में नहीं आता है तो उसको हमको कई बार उसको पढ़ना है। कई बार पढ़ने से हमको प्रश्न समझ में आ जाता है कि वो क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ये देखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्या पूछ रहा है कि विभिन्न देशों के बीच संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो उसके जो ऑप्शन दिए हैं वो हैं उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण और अंतरराष्ट्रीयकरण। तो इसका जो सही आंसर है वो है वैश्वीकरण। यानी वैश्वीकरण जो है वो है विभिन्न देशों के बीच संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। यानी वैश्वीकरण के माध्यम से ही जो विभिन्न कई प्रकार की जो देश हैं, इतने सारे देश हैं जो वो आपस में क्या हो रहे हैं, उनके बीच संबंध बन रहे हैं और एकीकरण की प्रक्रिया जो है वो तेज हो रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसके ऑप्शन है ये वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण और अंतरराष्ट्रीयकरण। तो इसका जो सही का आंसर है वो है उदारीकरण। यानी व्यापार में जो अवरोध थे, यानी व्यापार में जो रोक लगे थे, प्रतिबंध लगे थे, तो उनको हटा दिया गया है और जो जिस प्रक्रिया के तहत हटाया गया है उसको क्या बोलते हैं, उदारीकरण बोलते हैं। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर उत्पादन करती है और उस पर नियंत्रण करती है अथवा स्वामित्व रखती है। यानी एक से अधिक देशों में उत्पादन करना, उस पर नियंत्रण करना और उस पर स्वामित्व रखना, उसको वो क्या कहलाती है। तो उसके जो ऑप्शन है वो है निगमित कंपनियां, अनिगमित कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। यानी जो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो एक से अधिक देशों में उत्पादन करती हैं और उस उत्पादन पर नियंत्रण करती हैं और उस पर अपना स्वामित्व भी बनाए रखती हैं। यानी उस पर जो उत्पादन करती हैं उस पर उनका पूरा उसी कंपनी का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा अमेरिका में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा लगभग कितना है। यानी अमेरिका में पूछ रहा है जो जीडीपी होता है उसमें कि अमेरिका में जो है जीडीपी में कृषि सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा लगभग कितना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है 1%, 2%, 3% और 5%। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1%, क्योंकि अमेरिका में कृषि कम होती है और वहां पर उद्योग का प्रतिशत ज्यादा है, इसलिए जो कृषि है उसका हिस्सा कितना है जीडीपी में 1% है।
वैश्वीकरण ने जीवन स्तर में सुधार किया है। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर पे सुधार किया है। तो किस किस में किया है? गरीब वर्ग का, उच्च वर्ग का, ग्रामीण क्षेत्रों का, समाज के सभी वर्गों का। तो इसका जो सही आंसर है वो है उच्च वर्ग का, क्योंकि वैश्वीकरण से गरीब वर्ग में कोई ज्यादा अंतर नहीं आया, ग्रामीण क्षेत्रों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, और समाज के सभी वर्ग तो हैं ही नहीं, तो इसलिए समाज के जो उच्च वर्ग हैं उन्हीं के जीवन स्तर में ज्यादा सुधार हुआ है। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, यानी भारत में वैश्वीकरण कब से शुरू हुआ? तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं सन 1947 में, सन 1951 में, सन 1991 में और सन 2002 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1991, यानी भारत में जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई वो 1991 से शुरू हुई, यानी विश्व के देशों में भारत 1991 में शामिल हुआ। अगला है हमारा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई तो 1985, 1995, 2001 और 2005। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1995, यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है वो है व्यय, विदेशी निवेश, उत्पादन और वितरण। इसका जो सही आंसर है वो है विदेशी निवेश, यानी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो दूसरे देशों में निवेश करती हैं, इसलिए इसको विदेशी निवेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभर चुकी है? यानी अपनी जो भारतीय कंपनी है वो कौन सी कंपनी है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभर चुकी है? तो इसमें ऑप्शंस हैं एशियन पेंट्स, रैनबैक्सी, टाटा मोटर्स, उपरोक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी है, यानी ये तीनों जो कंपनियां हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभर चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने भारत में वैश्वीकरण के कारण लाभ नहीं उठा पाई हैं? यानी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने भारत में वैश्वीकरण के कारण लाभ नहीं उठा पाई हैं? तो कौन से क्षेत्र हैं? वो है औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र और परिवहन क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है चौथा जो है अपना इसका कृषि क्षेत्र है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है कृषि क्षेत्र है, यानी कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो वैश्वीकरण का लाभ नहीं उठा पाई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आइए देखते हैं, विभिन्न देशों में उत्पादन करने वाली कंपनियों को डैश कहा जाता है, यानी विभिन्न देशों में जो उत्पादन करती हैं उन कंपनियों को क्या कहते हैं? उन कंपनियों को हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने डैश की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। तो वह कारक है वैश्वीकरण, यानी वैश्वीकरण के कारण ही प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति हुई है। परिसंपत्तियों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को डैश कहते हैं। तो परिसंपत्तियों का मतलब क्या होता है? वह मूल्यवान संपत्ति जिस पर किसी का अधिकार होता है। तो परिसंपत्तियों यानी उस संपत्ति पर खरीद में व्यय की गई मुद्रा को हम क्या बोलते हैं? निवेश बोलते हैं। 2016 तक डैश देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे। तो 165 देश थे जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे। कब तक? 2016 तक। भारत में लघु उद्योगों में लगभग डैश लोग कार्यरत हैं। तो
कितने लोग लघु उद्योगों में कार्यरत हैं? 2 करोड़ लोग, लगभग 2 करोड़ लोग लघु उद्योगों में कार्यरत हैं। 2014 तक फोर्ड मोटर्स ने भारतीय बाजारों में डैश कारें बेची थीं। तो 77,000 कारें फोर्ड मोटर्स ने भारतीय बाजारों में बेची थी। अगला जो हमारा तीसरा है वो है क्वेश्चन, वो है सत्य और असत्य। तो एक राष्ट्रीय कंपनी वह है जो केवल अपने राष्ट्रों के लिए उत्पादन करती है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो केवल अपने राष्ट्र के लिए उत्पादन करती है। तो ये गलत है। बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने राष्ट्र के लिए उत्पादन नहीं करती, बल्कि वह कई राष्ट्रों के लिए उत्पादन करती है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना सन 1995 में हुई थी। तो ये सत्य है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना सन 1995 में ही हुई थी। वैश्वीकरण ने संचार प्रौद्योगिकी का विस्तार किया है। तो ये सत्य है। वैश्वीकरण के कारण ही संचार प्रौद्योगिकी में विस्तार हुआ है। उदारीकरण नई आर्थिक प्रणाली की मुख्य विशेषता है। तो ये सत्य है। जो हमारी नई आर्थिक प्रणाली है उसमें उदारीकरण सबसे मुख्य विशेषता यही है। वैश्वीकरण से कुछ लोगों के जीवन की दशा में सुधार हुआ है। तो ये असत्य है। वैश्वीकरण से कुछ नहीं, बहुत सारे लोगों की जीवन दशा में सुधार हुआ है। आयात के प्रतिबंध के रूप में कुछ कर लगाया जाए। आयात के प्रतिबंध के रूप में कुछ कर लगाया जाए तो उसे व्यापार प्रतिबंध कहते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। यानी कि आयात में जो प्रतिबंध लगाया जाता है, प्रतिबंध के रूप में जो कर लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, उसे व्यापार प्रतिबंध कहते हैं। भारतीय बाजारों में अमेरिका के खिलौनों की भरमार हो गई है। तो ये गलत है। भारतीय बाजारों में अमेरिका नहीं, चीन के खिलौनों की भरमार हो गई है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अगला क्वेश्चन है हमारा, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है हमारा, और इसमें 6 दिए हुए हैं, 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और ये 6 क्वेश्चन अलग अलग किताबों से छांट करके लिए हुए हैं। एक पुस्तक का ये नहीं है कि एक पुस्तक का है, इसलिए ये देख सकते हैं आप, इसमें ये 6 क्वेश्चन है। वो जो आंसर दिया हुआ है ये गलत आंसर है। इसका जो सही आंसर है वो नीचे दिया हुआ है इसका उत्तर। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। फोर्ड मोटर्स भारत में आई। तो फोर्ड मोटर्स भारत में कब आई? 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। नई आर्थिक नीति लागू की गई। तो नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? जुलाई 1991 में। उद्योग तथा व्यापार को अनावश्यक प्रतिबंध से मुक्त करना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। विदेशों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियां। तो विदेशों में जो निवेश करने वाली भारतीय कंपनी है कौन सी है? रेनवैक्सी। फोर्ड मोटर्स ने भारत में संयंत्र लगाया। तो कहां पर लगाया था? वो चेन्नई के निकट। तो इस तरह से ये हमारा सही जोड़ी का ये क्वेश्चन और ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा एक वाक्य में उत्तर। 5वां क्वेश्चन एक वाक्य में उत्तर है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, किन दशकों में भारत में उद्योगों का उदय हुआ? तो वो है 1950 और 60 का दशक। 1950 और 60 के दशक में भारत में उद्योगों का उदय हुआ है। वर्तमान में विश्व के लगभग कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं? तो विश्व व्यापार संगठन के जो सदस्य हैं वो हैं कितने? 164 देश हैं जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। यानी एक कंपनी जो दूसरे देश में अपनी कंपनियों को लगाती है और वहां पर निवेश करती है उसको विदेशी निवेश कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है? तो वो है विश्व व्यापार संगठन। ये क्या करता है कि जो हमारे अंतरराष्ट्रीय व्यापार हैं उनको सरल बनाने का, उदार बनाने का और उनमें जो नियम बनते हैं उनको निर्धारित करने का यानी नियम बनाने का काम विश्व व्यापार संगठन करता है। कोई 3 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम बताइए। तो नोकिया, कोको कोला, पेप्सी, होंडा। ये क्या है? ये 3 बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। किसी एक देश द्वारा किसी दूसरे देश को आर्थिक व राजनीतिक ये उद्देश्यों को पूरा करने के लिए गुलाम बनाना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है उपनिवेश। अगर कोई एक देश दूसरे देश को आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए उनको गुलाम बनाता है तो वो कहलाता है उपनिवेश। तो इस तरह से हमारा ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरे हो गए हैं। 5 प्रश्न हैं ये पूरे। इनको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करें, लिखें और इनको याद करें। और जब भी समय मिले तो ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़ें क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।